अच्छा दशम के भैया ध्यान दीजिए, आपको हम प्रतिस्थापन विधि और निरूपण विधि से संबंधित जानकारी दिए थे। अब आप अगली विधि सीखेंगे जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो वज्र गुणन विधि आप कैसे प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके कैसे आप अज्ञात राशि के मान निकालेंगे, ये आप बड़े ईमानदारी से कायदे से सीख लीजिए। बहुत छोटी विधि है, बहुत सरल विधि है। अब आप देखिए किताब में, तो किताब में जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रश्नावली 3.5। 3.5 का जब हम पहला सवाल पढ़ेंगे, लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से जिसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। चूँकि आज स्टार्टिंग है, वज्रगुणन विधि से आपको सिखाना है ना। एक सवाल यदि आप सीख लेते हैं तो बस वही नियम आपको प्रयोग करना पड़ेगा। एक सवाल आप सीख लीजिए, बस उसी प्रकार से सवाल चाहे जो लगा दीजिए, तुरंत उत्तर आ जाएगा। देखिए, तो फर्स्ट नंबर है आपका, लिखा x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0। तो समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। लेकिन पहले आप ये चेक कर लीजिए कि ये जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म लिखा गया है, इससे हमें क्या ज्ञात करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए आपको दशा याद होनी चाहिए। तो प्रथम दशा क्या थी आपकी, याद है आपको, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कौन दशा है इसका, क्या है ये, आप जानते हो कि अद्वितीय के लिए है, अर्थात इन दोनों समीकरणों से एक हल कोई प्राप्त होगा, याद है। फिर था आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कौन सी दशा है, ये आपको याद होना चाहिए कि अनेक हल होते से, है ना। ये कौन दशा है आपकी, अनेक हल होने वाली दशा है, अर्थात x और y के मान बहुत से प्राप्त होंगे, अर्थात अपरिमित। ठीक है, अब एक याद होगा आपको a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये क्या है, हमको लगता है शायद ये समीकरण हल न होने वाली दशा है। अगर ऐसी स्थिति है तो समीकरण हल नहीं होंगे। तो अद्वितीय अगर है हमारे हल, अगर अद्वितीय हल है तब तो हमें वज्रगुणन विधि से इस सवाल को हल करना है। अब अगर अद्वितीय हल नहीं है तो अर्थात कौन सी स्थिति है भाई, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है, तो फिर आपको कार्य नहीं करना है वज्रगुणन विधि का। ठीक, तो वज्रगुणन विधि से चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर का अद्वितीय हल है कि नहीं। तो देख लीजिए a1 का मान क्या है, हमको लगता है a1 का मान 1 है और a1/a2 अर्थात 1/3। ठीक, बराबर फिर है ये b1 है, ये b2 है, तो ऋण 3/9, याद है। तो कुल मिलाकर के ऋण कट गए, 3 कम 3, 3 का 9, तो 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये अद्वितीय हल तो है ही नहीं। बोलिए, जब अद्वितीय हल नहीं है, ठीक है, तो अच्छा और देख लेते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं। c1 का मान निकाल लीजिए। c1 का मान क्या है, -3, और c2 है आपका -2, ऋण कट गए, तो 3/2 आया कि नहीं आया। तो कुल मिला करके मुझे लगता है ये है, ये दशा होगी। इसका मतलब इस समीकरण का, अर्थात जो समीकरण दो दिए गए हैं, दो ठो, इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब हल हमको अद्वितीय चाहिए, अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय हल की स्थिति में ही आपको वज्रगुणन विधि द्वारा x और y के मान निकालना है। तो फर्स्ट नंबर तो नहीं है। अब आप सेकंड नंबर चेक कर लें, सेकंड नंबर देख लीजिए। तो सेकंड नंबर लिखा है आपका 2x + y बराबर 5, पहला समीकरण। फिर लिखा है 3x - 2y बराबर 8। ठीक है, देखिए लिखा है 2x
प्लस वाई बराबर 5। फिर लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक। अच्छा A1 का ये पहला समीकरण है ना आपका, ये आपका दूसरा समीकरण है। तो ये A1 का मान दो है, A1 x B1 y याद है, प्लस C1 बराबर 0। याद है कि नहीं याद है? तो कुल मिलाकर के अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अगर धन 5 इधर आ गया माइनस हो गया। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है आपका, ये समीकरण सेकंड ही तो है। तो फर्स्ट से A1 का मान 2 है, B1 का मान 1 है, y का गुणांक, C1 का मान -5 है। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? चलिए समीकरण 2 देखिए। समीकरण 2 में B2 का मान A2 का मान क्या है, 3 है। B2 का मान क्या है, 2 है धन में। अच्छा, और C2 का मान क्या है, -8 है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या आएगा इससे, 2/3 A1/A2। फिर देखते हैं यहाँ 1 है ना, 1/, इस y का गुणांक 2 है, 1/2। तो और ये है -5/-8। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये हमारी स्थिति बन जाती है, अर्थात A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, अर्थात A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। इसका मतलब ये अद्वितीय हल है कि नहीं? तो अद्वितीय हल है ये। अगर अद्वितीय हल की स्थिति है ये, तो इस स्थिति में अब यहाँ लिख देंगे, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब कैसा हल होगा ये, अद्वितीय हल। ठीक, अद्वितीय हल की स्थिति आ गई। अब इसलिए लिख देना, इसलिए चूँकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए अद्वितीय हल इस समीकरण के हैं। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं वीडियो, तो आप समझ लीजिए बस। ठीक, अब हम देखिए इस सवाल को, अर्थात कौन सवाल को, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। ये आपका समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। अब हम वज्रगुणन विधि से सवाल को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए। ठीक है, ये तो पता है आपको ना कि A1 2 है, B1 1 है, C1 आप जान रहे हो C1 का मान, अगर ये इधर आता तो C1 का मान -5 होता। ठीक है, तब बराबर 0 होता है ना। इसी प्रकार आप A2 3 है, B2 -2 है, C2 -8 है। ये तो पता है ना आपको। चलिए अब देखिए हमको किसका मान निकालना है, x y का मान निकालना है। तो कुल मिलाकर के आप लिखोगे x, नीचे लाइन खींच दोगे, फिर लगाओगे बराबर, फिर लिखोगे y, फिर नीचे क्या खींच दोगे, लाइन खींच दोगे, फिर बराबर लिखोगे -1, फिर नीचे लाइन खींच दोगे। सब भैया ध्यान दें, ये हर एक सवाल में ये कार्य करना है। आप देख रहे हो कि हमें जिसका मान निकालना है x का, पहले x लिख दिया और बटे वाली लाइन खींच दिया, बराबर लगाया, फिर y बटे, यहाँ कुछ लिखना है हमको, फिर बराबर -1/। ठीक, अब यहाँ क्या लिखना है हम बताने जा रहे हैं आपको। याद रहे, अगर ये 5 इधर होता, अचर जो है आपका अगर इधर होता तो ये -5 होता। ठीक, अगर ऐसा समीकरण है, इधर -5 आ जाए, इधर -8 आ जाए, इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ ऋण नहीं लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, -1। याद रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है, अचर आपका बाएं पक्ष में ही है, तब ऐसी स्थिति में ऋण 1 के स्थान पर -1 लिखा जाएगा। अगर बराबर के बाद अर्थात RHS में आपका लिखा है अचर, तो फिर यहाँ पर आप ऋण 1 लिख दीजिएगा। इतना कर लोगे। इतना करने के पश्चात अब देखिए क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे, x के नीचे लिखना है तो x वाले को बंद कर लेंगे। ये देखिए हमने बंद कर दिया। अब क्या करना है,
y का गुणांक यहाँ क्या है आपका, एक ही तो है। एक ऐसे चलेंगे आप, एक का गुणा कहाँ करोगे, 8 में। तो धन 1 का गुणा कहाँ होगा, 8 में। बताओ कितना आया, धन 8 आया, ये लिख दिया धन 8। ठीक, इसके पश्चात आप घटाने का चिन्ह अपने आप लगा दोगे, ये ऋण लगा दिया हमने, इसका काम हो गया। अब आप इस प्रकार करेंगे, 5 दूनी 10, धन 2 का गुणा कहीं करोगे 5 में, तो 5 दूनी 10, धन 10 की ऋण 10, धन 10 आएगा। तो धन 10 यहाँ लिखोगे तो कोई ऋण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात 10 ही लिख दें। ठीक है, क्योंकि धन 10 का गुणा ऋण में करोगे तो ऋण 10 ही आएगा। इतना काम समझ में आया, चलिए ठीक, आगे देखिए। अब किसके नीचे लिखना है, y के नीचे लिखना है। तो y वाले को बंद कर देंगे, ये देखो बंद कर दिया हमने। अब आप यूँ नहीं चलेंगे, पहले आप ऐसे चलेंगे। 3 का गुणा कहाँ करोगे, 5 में, 3 5 15, ठीक है, 5 नहीं 15, तो ये 15 लिख दिया। धन में कि ऋण में, धन ही रहेगा, ऋण लगा दोगे अपने आप, घटाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया। फिर 8 दूनी 16, क्या लिखोगे, 16, ये देखो 16 लिख दिया। भाई धन 16 आएगा, धन 16 आप लिखोगे यहाँ पर, ऋण पहले से मौजूद है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ऋण 16 ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, अचर वाले की बात करोगे, अचर वाले को बंद कर दीजिए, लीजिए बंद कर दीजिए। इसमें ऐसे ही चलेंगे सीधे, 2 दूनी 4, यहाँ लिखोगे 4, ये देखो ऋण लगाया। ठीक, अब फिर 3 एकम 3, ये देखो 3 लिख दिया। ठीक है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। तो कैसे किया हमने, पहले आपने देखा होगा कि हमने यक्ष बंद किया, पहले यूँ गुणा किया, ऐसे ये गुणा किया ना ऐसे, फिर y बंद किया, भले ऐसा कर लिया, घटाया, फिर इस प्रकार y बंद कर लिया। y में यूँ नहीं चलना, ऐसे चलना, पहले 3 का 5 में गुणा किया, अर्थात यूँ किया। ठीक है, इसके बाद इसका नंबर आया। अब इसको बंद करोगे आप अचर वाले को, तो सीधा रहेगा, 2 दूनी 4 था, ये ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो ये आप दिशा थोड़ा सा याद रखिएगा कि पहले हमें चलना है एक्स के नीचे लिखने, जब फिर इसके बाद वाई के नीचे में यूँ चलना है, जब अचर लिखोगे तो ये चलना। ठीक है, ये कार्य आप कर लेंगे। इसको आप ध्यान से बार बार आप देख करके वीडियो को हमारा बिल्कुल नियम सीख लें। नियम आ जाएगा तो बस सवाल आ जाएगा। 3 लाइन का सवाल है बस, केवल ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखिए अब एक्स के नीचे क्या लिखोगे आप, 8 से क्या घटाओगे, 10 ही तो घटाओगे, चिन्ह अलग अलग है, घट जाए कितना आएगा, ऋण, तो सबको पता होना चाहिए, बराबर लगाया। अब आप बताइए 15 16 घटे कि नहीं घटेगा, ये भी घटेगा, ऋण की धन ऋण, अर्थात ऋण 1 आएगा। अब बताइए ऋण 1 लिखोगे आप ही, और नीचे 4 से 3 घटा लो 1, कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आप क्या करोगे, साफ साफ लिखा है एक्स बटे ऋण 2 बराबर ऋण 1 बटे 1, और फिर है वाई बटे ऋण 1 बराबर ऋण 1 बटे 1। आपको पता होना चाहिए, इधर चला जाएगा तो ऋण 2 का गुणा ऋण 1 में कितना जाएगा, धन 2, और धन 2 में 1 का भाग दोगे तो धन 2 ही तो आएगा, तो कुल ना करके x बराबर 2 आ गया। इसमें देख लीजिए, ऋण 1 का गुणा इधर होगा, ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में, धन 1 आएगा, धन 1 का 1 में भाग 1 आएगा, अर्थात y बराबर 1। तो कुल मिला के आपने देखा x बराबर 2, y बराबर 1, आ गया उत्तर। देख रहे हो आप, ठीक, देख लो बहुत छोटा सवाल है ये, बहुत छोटी विधि है। इस प्रकार आप ये सवाल करेंगे। ठीक है, तो कुल मिला करके आपको हमारी बात समझ में आई होगी। अब आप देखिए पहले का चौथा भाग, कौन सा भाग, चौथा भाग, थर्ड भाग 3/6 आएगा, ऋण 5/2, 3 एकम 1/2 बराबर 1/2 बराबर। हाँ, तो ये क्या जाएगा, हमको लगता है कि ये अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल वाले को ही बीजगणित विधि द्वारा हल करना है। ठीक है ना, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे शायद। ठीक है, अब आप चौथा सवाल देखिए तुरंत, बहुत जल्दी में। x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि हमको x के नीचे लिखना है, तो x वाले को बंद कर लेंगे, गुणा करेंगे ऐसे। ऋण 3 का गुणा कहाँ करोगे, ऋण 15 में, है ना, y का गुणांक गुणा करेंगे,
तो ऋण 3 गुणा जब ऋण 15 में करोगे तो 15 से 45 धन 45 आएगा। ये घटाने का चिन्ह अपने आप लगा दोगे। इस प्रकार ऋण 7 ऋण 3 का गुणा ऋण 7 में 7 त्रिक 21 धन की 21 की ऋण 21 धन 21 लिखोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद y के नीचे y वाले को बंद करेंगे। इसमें यूँ नहीं चलना, ऐसे करना पहले 3 7 21 x का गुणांक का गुणा 3 है ना, 3 का गुणा ऋण 7 में तो -21 आया। फिर घटाने चिन्ह अपने मन से। फिर यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा कहाँ करोगे ऋण 15 में तो ऋण 15 आएगा। अब आपको पता नहीं जब ऋण 15 यहाँ लिखोगे तो ये ऋण ऋण धन 15 हो जाएगा। ठीक, बराबर। देखो इसमें देखो ये सी वाला पद इधर ही है तो यहाँ पर 1/, लिखोगे। ठीक है, जब 1/, लिखोगे तो इसको बंद करो कि नहीं करोगे अचर वाले को। 1 का 3 में गुणा क्या आएगा ऋण 3, घटा दोगे आप तो 3 त्रिका 9 ऋण 9 आएगा। ऋण 9 का गुणा ऋण 9 जब यहाँ लिखोगे तो क्या हो जाएगा धन 9 हो जाएगा। फिर x/45 से 21 घटाओ 24 y/, आप जानते हो 21 और 15 घटेगा ना तो 15 6 21 6 आएगा ना, ऋण का 6 आएगा बराबर 1/, 9 से 3 घटेगा 6 आएगा। ठीक, अब आप वही काम फिर x/24 बराबर 1/6 तो x बराबर भैया 24 से कम 24 हो गया, 24 में 6 का भाग 4 आया, आ गया x का मान। ऐसे y बराबर ऋण y/, ऋण 6 बराबर 1/6 तो ऋण 6 इधर जाएगा तो ऋण 6/6 है ना, तो y बराबर ऋण 1। तो आपने देखा x बराबर 4 आ गया और y बराबर ऋण 1 आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि पंचगुण विधि का प्रयोग करके हमने आपको 2 सवाल बता दिए। इन्हीं दोनों सवालों को आपको अपने घर में है ना फेयर तो करना ही है। कुल मिलाकर पहला सवाल पूरा कर लीजिएगा। ठीक, शेष फिर